नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। खबरों का रुख करने उससे पहले लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख के लेह से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जवानों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा है, जिसमें 9 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही है। आपको बता दें, एक जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए, जबकि एक जवान घायल है। आपको बता दें, इस ट्रक में कुल 10 जवान यात्रा कर रहे थे। तो 10 जवानों को लेकर यह ट्रक जा रहा था, जो गहरी खाई में गिरा है। यह ट्रक जिसमें 9 जवान शहीद हुए हैं। तो एक जेसीओ सहित 8 जवान इसमें शहीद हुए हैं। कुल मिलाकर 9 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर ये लद्दाख के लेह से आ रही है। तो सेना के अधिकारियों के अनुसार 10 लोग इस ट्रक में सवार थे, 10 जवान इस ट्रक में सवार थे। ट्रक गहरी खाई में गिरा, जिसमें 9 जवानों की दुखद मौत हुई है, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल है। तो दर्दनाक हादसे में तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। 9 जवानों के दुखद मौत की यह खबर लद्दाख के लेह से आ रही है। और इसी खबर में हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, अगर बात की जाए इन जवानों के शहीद होने की, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी और दुखद खबर है। क्या कुछ अहम अपडेट है, कैसे ये हादसा हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये कॉन्वे निकल रहा था, उसी समय जिस ट्रक में ये सारे सैनिक बैठे हुए थे, जा रहे थे, जिससे वो अशोका लीलैंड का ट्रक था, जो कि फिसलने की वजह से गहरी खाई में जा गिरा। और खाई में जाने के बाद जो है पहले 8 लोगों की मौत हुई, 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 सैनिकों को, जिसमें एक की मौत और हो गई। अब तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 9 जवानों की मौत हो चुकी है। एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसको पास के ही कैंप हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। हाँ अजय जी, अगर बात की जाए, ये कोई तकनीकी कमी की वजह से हुआ, कैसे ये ट्रक खाई में गिरा? सड़क जिस मार्ग से जा रहा था वो सड़क खराब थी, या गाड़ी चलाते वक्त कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद ये बड़ी दुर्घटना हुई? जो चीज सामने आई है वो ये पता चल पा रहा है कि सड़क भी थोड़ी खराब थी, और अत्याधुनिक ट्रक जो होते हैं उनसे इनको ले जाया जाता है, लेकिन जिस तरीके की ग्रिपिंग होती है उसके बाद भी इस तरीके का हादसा एक बड़ा सवाल है। अजय जी, जिस तरीके से अभी अप्रैल में भी इस तरीके का हादसा हुआ था, और आज फिर से ये दुखद हादसा हुआ, ऐसे में इन वाहनों की वजह से ये हादसा हो रहा है, या भौगोलिक स्थिति की वजह से ये हादसे हो रहे हैं? कुछ जानकारी मिली है क्यों किस वजह से ये हादसा हुआ है? अभी तक जानकारी के हिसाब से जिस तरीके से देखा जाए तो वाहनों को तो अत्याधुनिक वाहन यूज किए जाते हैं, उसके बाद भी इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए सरकार जो है आगे जांच करना चाहेगी। अजय ठाकुर जी, एक और अहम सवाल कि इस ट्रक में बताया जा रहा 10 ही जवान सवार थे। क्या 10 ही जवान सवार थे, या इसके अलावा और भी जवान इसमें थे? जी बिल्कुल, इसमें जो टोटल 10 जवान सवार थे, और देर शाम ये कॉन्वे निकल रहा था, और कॉन्वे निकलने के टाइम जो है ट्रक फिसलने से खाई में जा गिरा। अजय जी, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लद्दाख के लेह से ये दुखद खबर सामने आ रही है। इस ट्रक में 10 जवान सवार थे, जिसमें 9 जवान शहीद हुए। आपको बता दें, एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी और दुखद खबर है। ये भीषण हादसे में देश ने 9 जवान खोए हैं। तो लगातार इससे पहले अप्रैल में भी इस तरीके की घटना हुई थी, इसमें 2 जवान शहीद हुए थे और 2 घायल भी हुए थे। और आज फिर से ये दुखद खबर सामने आई है, एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जबकि 9 जवान शहीद हुए हैं। तो ट्रक के फिसलने और गहरी खाई में जाने से देश ने 9 जवान खोए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी और दुखद खबर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। देश
सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलेगा, ये ट्वीट के माध्यम से रक्षा मंत्री ने कहा है। तो लद्दाख के लेह से ये बड़ी खबर। तो राजनाथ का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा है, उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि देश इन जवानों के बलिदान को नहीं भूलेगा। तो निश्चित रूप से ये बड़ी और दुखद खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए जवानों के शहीद जवानों पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है कि देश इन जवानों को भूलेगा नहीं। तो लद्दाख के लेह से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 9 जवानों के दुखद मौत की खबर आ रही है। 10 जवानों को लेकर जा रही सेना की गाड़ी गहरी खाई में गिरी है, जिसमें 9 जवानों की दुखद मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें, एक जेसीओ समेत सेना के 9 जवान शहीद हुए हैं। तो दर्दनाक हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी है, जिसका उपचार चल रहा है। तो इस भीषण घटना ने देश के 10, आपको बता दें 9 जवानों का बलिदान हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लद्दाख के लेह से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 10 जवानों को ले जा रहा है आर्मी का ट्रक, गहरी खाई में गिरा है, जिससे देश ने 9 जवानों को खोया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन सामने आया है। आपको बता दें, सभी बहनों को तीज की शुभकामनाएं दी है उन्होंने। तीज का त्यौहार प्राकृतिक रूप से हमसे जुड़ा हुआ है, ये बयान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सामने आया है। सीएम ने यह बयान दिया, हमें मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाना होगा। तो प्रदेशवासी वर्ष में एक बार पौधारोपण अवश्य करें। विश्व की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग है, ये सीएम का कहना है। इसे हराने में संगठित होकर काम करना होगा। इसके अलावा सरकार ने ऑक्सीजन पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलाया है। तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी के लिए ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर लगाया जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन में वृद्धि हो सके। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा कही गई हैं। तो हरियाणा की सभी बहनों को तीज की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने एक अहम संदेश भी दिया है। पौधारोपण का संदेश सीएम के द्वारा दिया गया है, हमें मिलकर हरियाणा को आगे बढ़ाना है। ये संदेश सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की जनता को दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दुमका से आ रही है। मामूली विवाद को लेकर छात्रों ने मचाया है उत्पात। तो दुमका से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अल्ट्रासाउंड विभाग में जमकर की गई है तोड़फोड़। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पवापुरी का यह मामला बताया जा रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन स्वास्थ्य कर्मियों ने कार बहिष्कार किया है। तो मामूली विवाद के बाद छात्रों ने उत्पात मचाया है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कार बहिष्कार का निर्णय लिया है। अल्ट्रासाउंड विभाग में जमकर तोड़फोड़ की गई है। आपको बता दें, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पवापुरी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां एक्सरे टेक्नीशियन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। मामूली विवाद से छात्रों ने उत्पात मचाया है। अल्ट्रासाउंड विभाग में जमकर तोड़फोड़ भी की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कार बहिष्कार का निर्णय लिया है। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान का यह मामला बताया जा रहा है। एक्सरे टेक्नीशियन स्वास्थ्य कर्मियों ने कार बहिष्कार का निर्णय लिया है।
तो दुमका से इस वक्त की अहम खबर, मामले से विवाद को लेकर छात्रों ने उत्पात मचाया है, जिसको लेकर यह मामला सामने आया है। मामला भी आगे बढ़ा है। अल्ट्रासाउंड विभाग में तोड़फोड़ भी की गई है इन छात्रों के द्वारा। भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान का यह मामला बताया जा रहा है। अब बात अगली खबर की। हिमाचल प्रदेश, भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही, जिसकी वजह से तबाही के दूसरे और सबसे भीषण दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। पिछले कुछ घंटों में प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के कारण जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। हिमाचल और उत्तराखंड में 24 जून से अब तक मानसूनी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। जहां हिमाचल प्रदेश में तो बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वहीं राज्य में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 330 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। पहाड़ जल प्रलय से जूझ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड से तबाही देखने को मिल रही है। आसमानी आफत से हर तरफ हाहाकार मची हुई है। भारत के 2 पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून तबाही लेकर आया है। हिमाचल में 24 जून से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। राज्य में बारिश, लैंडस्लाइड से जुड़ी घटनाओं में 10,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तो वहीं उत्तराखंड में मानसून आने के बाद से अब तक कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता हैं। राज्य को लगभग 650 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून के 54 दिन में 742 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि 1 जून से 30 सितंबर के बीच सीजन का औसत 730 मिलीमीटर बारिश होती है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरिंदर पॉल ने बताया कि इस जुलाई में राज्य में दर्ज की गई बारिश ने पिछले 50 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले जुलाई में बारिश और बाढ़ ने हिमाचल की मंडी, कुल्लू, शिमला में भारी तबाही मचाई थी। इस तबाही में सैकड़ों सड़कें, ब्रिज और बुनियादी ढांचों को नुकसान हुआ था। हिमाचल में रविवार से भारी बारिश जारी है। इसके चलते शिमला, सोलन समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड हुए हैं। शिमला में समर हिल, फगली और कृष्णानगर लैंडस्लाइड में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। राज्य में बारिश और लैंडस्लाइड से 3 दिन में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। राज्य के बुनियादी ढांचों को बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण के काम को पहाड़ जैसी चुनौती बताया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य को इस मानसून में भारी बारिश के कारण करीब 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बर्बाद हुए बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण में 1 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। सीएम ने कहा, सड़कों और जल परियोजनाओं के पुनर्निर्माण में समय लग सकता है। सुक्खू ने बताया कि थल सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लोगों को निकालने में जुटी हुई है। इस प्रक्रिया में पुलिस और होमगार्ड के जवानों को भी शामिल किया गया है। फिलहाल जो हिमाचल अब तक सबसे खूबसूरत दिखा करता था, अब उसकी तस्वीर और रौनक दोनों ही बदल चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश को अब डिजास्टर राज्य घोषित किया जा चुका है। अब देखना ये होगा कि ये तस्वीर फिर से बनने में कितना और समय लगेगा। प्रिया चंदेल की डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। बात अगली खबर की। गत दिवस को एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा दीदार नगर थानेश्वर में एक गाय के साथ कुकर्म करने के मामले में कई हिंदू संगठनों ने रोष जताया था, जिसके बाद आज एक विशेष समुदाय के लोग थानेसर एसडीएम व
डीएसपी को मिले और आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। दोनों समुदाय के बीच भाईचारा बनाने की अपील भी की। एसडीएम सुरेंद्र मलिक व डीएसपी सुभाष चंद्र ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही दोनों समुदाय के बीच एक बैठक बुलाई जाएगी और दोनों समुदाय से भाईचारा बनाने की अपील की जाएगी। आज हम ज्ञापन देने के लिए इसलिए आए हैं, जिस आदमी ने ये कृत्य किया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं, सारा समाज घोर निंदा करता है और प्रशासन के भी हमने ये अपील करी है कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आपस में भाईचारा बना रहे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन ने भी ये आश्वासन दिया भी इसके आप भाईचारा बनाए रखें और कोई ऐसी बात हो तो प्रशासन के नोटिस मिले। सर, आज हम मुस्लिम समाज की तरफ से ज्ञापन देने आए हैं। जो ये घिनौना काम दीदार नगर में हुआ है, पूरा मुस्लिम समाज शर्मसार है और उसकी घोर निंदा करता है और प्रशासन से अपील करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हमारा हिंदू भाइयों के साथ आपसी भाईचारा बना रहे। ये मुस्लिम जन कल्याण ट्रस्ट है, उसके सदस्य थे ये 15-20 लोग। तो इन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि जो ये शर्मनाक घटना हुई है इसका इनको बड़ा दुख है और ये पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसको सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं भाई कानून सख्त कार्रवाई करे और माहौल आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे। अब बात अगली खबर के हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के 3 खिलाड़ियों को U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिलाने का दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं दी। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि U20 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश भर में एक बार फिर हरियाणा का परचम लहराया है। आज पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। श्री विज ने कहा कि आज हरियाणा वासियों के लिए झूमने, नाचने और सारे हिंदुस्तान के लिए खुशी मनाने का दिन है। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों अंतिम पंडाल, सविता और मोहित को हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद दी। श्री विज ने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है और क्षेत्रफल में हम 1.3% हैं, लेकिन हम देश भर के मुकाबले में 50% मेडल लाते हैं। श्री विज ने कहा कि हरियाणा में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक विस्तार किया जा रहा है ताकि और भी खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। लेकिन मेडल्स में हम 50% तक पहुंचते हैं। आज हरियाणा वासियों के लिए झूमने, नाचने और गाने का और सारे हिंदुस्तान के लिए खुशियां मनाने का दिन है कि हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने U20 में गोल्ड हासिल किया है। मैं अंतिम पंगाल, सविता और मोहित को हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हरियाणा खेलों की धरती है, क्षेत्रफल में हम 1.3% हैं, लेकिन मेडल्स में हम 50% तक पहुंचते हैं सारे देश के। हम और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि और खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। अब बात अगली खबर की। यमुनानगर में जिला बाल परिषद की तरफ से राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विशिष्ट अतिथि यमुनानगर के विधायक घनश्याम अरोड़ा ने की। इसके अलावा तमाम नेता और अधिकारी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। बच्चों की तरफ से कई तरह की सांस्कृतिक झलकियां भी प्रस्तुत की गईं। हरियाली तीज कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और झूला झूलती भी महिलाएं नजर आईं। इसके अलावा कई तरह की प्रदर्शनियां भी दिखाई गई। महिलाओं ने तीज त्यौहार की महत्ता बताई और इसके पीछे मनाने की वजह भी बताई। कार्यक्रम में तमाम बड़े नेताओं और अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया और कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बच्चों को न सिर्फ हौसला बढ़ाया गया बल्कि उन्हें मोमेंटम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष नीलम शर्मा। मैं अपने जो हमारे यहाँ से मंत्री जी आए हैं बंडारू जी, उनका भी, अपने शिक्षा मंत्री जी उनका भी,
अपने विधायक जी, हमारे मेयर सर, हमारे डिप्टी मेयर रानी कार्ला जी, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए और हमारे लिए एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए सोचा कि जिससे हम महिलाएं भी इंजॉय करें। क्योंकि वैसे तो हम लोग ना कहीं भी कभी किसी प्रोग्राम के लिए, कभी किसी प्रोग्राम के लिए जाते रहते हैं, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है, ये एक भव्य प्रोग्राम किया गया है। हमारे तीज महोत्सव को मनाया गया है और इसमें सभी बहनों के लिए, जैसे झूले का भी आप पीछे देख रहे हैं, झूले का अरेंजमेंट्स है, फूड्स का अरेंजमेंट्स है, सबको सीटिंग से बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे अरेंजमेंट्स है, तो हम बहुत इंजॉय कर रही हैं। क्यों मनाते हैं? ये जो तीज का त्योहार है, ये सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जाता है। ये अमावस्या के बाद जो तीज आती है उसको मनाया जाता है। ये सुहागिनें अपने मतलब जो पति होता है, हस्बैंड होता है, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन मतलब हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ, हरा श्रृंगार करती हैं और इस दिन जो होता है ये मतलब पकवान बनती हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं और मिनसते हैं जो अपने से बड़े होते हैं, सास ससुर, जेठ जेठानी या बड़ी जो छोटी बहनें होती हैं, उनको भी ये त्योहार हम देते हैं और ये त्योहार मतलब एक बहुत अच्छा त्योहार है। माता पार्वती सैकड़ों वर्षों के साधना के पश्चात भगवान शिव से मिली थी। यह भी कहा जाता है माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 100 साल तक जन्म लिया। माता को पति के रूप में शिव प्राप्त न हो सकी। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुआ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फरीदाबाद से है, जहां राहुल कॉलोनी से ये खबर आ रही है। पुलिस का बड़ा एक्शन सामने देखने को मिला है। आपको बता दें, अवैध रूप से नशा तस्करी कर कमाई की गई संपत्ति से बने मकान और दुकान को पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया है। आपको बता दें, इन तीनों नशा तस्करों के खिलाफ थाना SGM नगर थाने में नशा तस्करी के कई मामले भी दर्ज थे। फिलहाल अभी तीनों आरोपियों को ये तीनों आरोपी जेल में बंद हैं। इस मामले में DCP नरेंद्र कादियान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके मकानों को तोड़ा जा रहा है वो सभी नशा तस्कर हैं और इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 6 से 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये हमारे इधर वाले जितने भी जो बेचते होंगे गांजा दारू जो भी हो, तो इनको अगर जो खाली उनका तोड़ना था तो हमें तो बोल देते कि सामान हटा लो, हम तोड़ देंगे। मेरा सारा सामान का नुकसान कर दिया, मेरा भरपाई कौन करेगा इसका? मतलब नशा तस्कर का तोड़ा, उसके साथ आपका मकान तोड़ दिया। हाँ, जो नहीं भी कर रहे ना, जो नहीं भी कर रहे उनका भी सरकार तोड़े जा रही है मकान। तो आप पे कोई आरोप नहीं? हम पे कोई आरोप नहीं, कहीं भी छानबीन करके देख लीजिए आप। हम तो अपना आराम से खाने कमाने वाले लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है पति का आपका? रोशन। क्या करते हैं? ये कंपनी में काम करते हैं। और आपका कितना नुकसान हो गया आज? मेरा नहीं कुछ, तो मैंने परसों ही सामान भरवाए। मेरे यहाँ पे मैंने किचन बना रखा था, किचन के मेरा सारा ही सामान खराब हो गया, 10-15 हजार का। सब तोड़। ये नशा तस्कर हैं, इनके खिलाफ NDPS के 6 से 7 FIR लॉज हैं और ये आज भी जेल के अंदर हैं। और इन नशा तस्करी से इन्होंने सारी अवैध संपत्ति बनाई हुई थी, आज इनको तोड़ा जा रहा है। कितने लोगों को? ये आज यहाँ इस राहुल कॉलोनी में 3 लोग थे, 3 लोग आइडेंटिफाई किए और तीनों के मकान तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, काफी दिनों से नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी ड्राइव की जा रही है। अब तक कितने ऐसे नशा तस्कर चिन्हित किए गए जो और तोड़े जाने हैं? अभी फरीदाबाद के अंदर हमारे सीनियर अधिकारियों के आदेश से कम 20-25 जो नशा तस्कर थे उनकी प्रॉपर्टी ध्वस्त की जा चुकी है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिरसा में गैलेक्सी ओवरसीज वीजा सेंटर की ओपनिंग थी, जिसमें मुख्य अतिथि द ग्रेट खली थे, जिन्होंने सिरसा पहुंचकर वीजा सेंटर का रिबन काटकर उद्घाटन किया। जिसमें द ग्रेट खली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वह गैलेक्सी ओवरसीज सेंटर के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सेंटर के संचालक संदीप कुमार काफ़ी समय से सिरसा में ब्रांच खोलने का प्लान बना रहे थे और ग्रेट खली ने कहा कि आप सिरसा ब्रांच खोलो, मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने बताया कि गैलेक्सी ओवरसीज़ वीज़ा सेंटर वाले बहुत
अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उन्हें मात्र 25,000 में फाइनल लगवाकर देते हैं। और उन्होंने कहा कि आज के समय में जगह जगह पर वीज़ा सेंटर खुले हैं, लेकिन उसमें यह नहीं पता चलता है कि कौन सही और कौन गलत है। कुछ लोग बच्चों को गुमराह करते हैं, लेकिन आप गैलेक्सी ओवरसीज वीज़ा सेंटर पर विश्वास कर सकते हैं। द ग्रेट खली ने कहा कि गैलेक्सी ओवरसीज के संचालक संदीप कुमार खुद स्पोर्ट्स पर्सन हैं और स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा सही काम करता है क्योंकि उसको अपनी इमेज का डर होता है। आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे तो आपके साथ करते हैं। इतने बड़े सिंबलाइजेशन है, इस चीज़ में नहीं लूंगा सरकार। 5 मिनट मीडिया पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे तो आपके साथ करते हैं। इतने बड़े सिंबलाइजेशन है, इस चीज़ में नहीं लूंगा सरकार। 5 मिनट मीडिया पर्सन आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे तो आपके साथ करते हैं। सिंबलाइजेशन है, इस चीज़ में नहीं लूंगा सरकार। 5 मिनट मीडिया पर्सन आपके साथ बात। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजीव ज्योति सद्भावना यात्रा श्री पेरबंदूर तमिलनाडु से चलकर वीरभूमि दिल्ली आती है। यात्रा का गुरुग्राम में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। राजीव चौक पर इस यात्रा के स्वागत के लिए सैकड़ों कांग्रेसी पहुंचे और यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करके सभी कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। साथ ही इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई प्रेषित की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि यह यात्रा हर वर्ष तमिलनाडु से चलकर दिल्ली पहुंचती है। इस यात्रा का सभी देशवासी हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस यात्रा का मकसद लोगों को एकजुटता और एकता का संदेश देना रहता है। यह यात्रा रविवार को दिल्ली पहुंचेगी, जहां यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। अगली खबर सिरसा से है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव व एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उनके हलके का गांव जमाल उनका अपना गांव है, जहां के निवासियों के साथ उनकी कई पीढ़ियों की सांझ है और यहां के सुख दुख में वे बराबर के शरीक हैं। वह शुक्रवार शाम को गांव जमाल स्थित जलघर में पिछले 6 दिनों से ग्रामीणों की ओर से जमाल टेल तक पानी न पहुंचने के विरोध स्वरूप दिए जा रहे धरने पर ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। अहम बात यह है कि उपरोक्त मांग के चलते 2 ग्रामीण पानी की टंकी पर भी चढ़कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला ने उन्होंने कहा कि वह सदैव गांव के विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं और यही कारण है कि इस गांव में बना जलघर भी उनके शासनकाल में निर्मित हुआ था। अपनी एक कमेटी बना रखी है गांव वालों ने। मैंने कमेटी को कहा भी जो फैसला तुम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा नुमाइंदा हूं। तुम जो फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ उस फैसले के ऊपर खड़ा रहूंगा। अधिकारियों को मैंने बताया कि इसका कोई भी किसी भी तरीके से कैसे समाधान निकले, इसके लिए जल्दी से जल्दी लोगों को दिक्कत ना हो। गर्मी का मौसम है, लोग जो टंकी पे चढ़ करके बैठता है उसको पता है कितना परेशान है। अगली खबर गुरदासपुर से है, जहां पोंग डैम में पानी छोड़ने से वायस दरिया में पानी का स्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से गुरदासपुर के काफ़ी गांव में पानी भर गया है। लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। इस दौरान प्रशासन की ओर से लगातार बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। वहीं कुछ लोगों की दुकान, घर व सड़कें पूरी तरह से टूट गई हैं। वहीं कुछ दुकानदारों ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कें टूट गईं, उनकी दुकानों में पानी भर गया, कुछ दुकानें भी टूट गई हैं। उन्होंने कहा कि कुछ गांव में घर तक टूट गए हैं, लोगों के जानवर मर गए हैं, लोगों को अपने घर छोड़कर सड़क पर रहना पड़ रहा है। गरीब आदमी अपनी पूरी जिंदगी में कमाई करके एक घर बनाता है, लेकिन कुदरती आफत के आगे किसी की भी नहीं चलती है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार की ओर से 16 आईएएस और 28 HCS अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। सरकार ने कई जिलों के डीसी भी बदल दिए हैं। 28 HCS के भी कार्यभार बदले गए हैं। सरकार ने कई नगर निगम के कमिश्नर बदलने के भी आदेश जारी किए हैं। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया का भी तबादला कर दिया गया है। वो अब रोहतक निगम कमिश्नर का चार्ज संभालेंगे। अब मोना श्रीनिवास फरीदाबाद निगम की नई कमिश्नर होंगी। अशोक कुमार गर्ग मानेसर नगर निगम के कमिश्नर होंगे।
अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर दुमका से है, जहां जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के डक्कोडीह गांव में युवक ने अपनी पत्नी की लकड़ी से पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद आनन फानन में उसके शव को जला भी दिया। युवक को शक था कि जब वह घर से बाहर जाता है तो पत्नी गांव के ही एक युवक के साथ अवैध संबंध रखती है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र में पति के द्वारा अपनी पत्नी को हत्या किया गया है। साथ ही साथ उसका शव को पुलिस के जाने से पहले ही जला दिया गया। ऐसा सूचना मिला हम लोग को, तो गए तो उसके निशानदेही पर जहां जलाया था उसका अवशेष भी मिला और उससे कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म भी कबूला कि हम उसके मारे जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसको संदेह था कि उसकी पत्नी जो है अन्य लोगों के साथ अवैध संबंध है, जिसे उसी शक के आधार पर उसको मारपीट किया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और जो डंडा का इस्तेमाल किया था वो भी बताया कि इसी से मारते, उसको हम लोग जब्त किए हैं। अभी तक तो उसी का हाथ है कि मारने में, और अगल मारने का कारण जैसा कि बताया कि उसको संदेह था कि उसका पत्नी का दूसरों के साथ संबंध था, जिसके आधार पर जिसके लिए उसने घटना की। अगली खबर दुमका से है, जहां भागलपुर रेलखंड पर हंसडीहा रेलवे स्टेशन के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला के दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। घायल महिला कुछ भी कहने में असमर्थ थी, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो सकी। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार गोड्डा दुमका पैसेंजर ट्रेन हंसडीहा स्टेशन से दुमका के लिए खुली। इसी बीच एक महिला ट्रेन पर चढ़ रही थी कि महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन के नीचे चली गई। इस घटना में महिला के दोनों हाथ कटकर अलग हो गए। वहीं घटना के बाद कुछ देर के लिए ट्रेन को भी रोक दिया गया और घायल महिला को रेलवे ट्रैक से बाहर निकालकर घटना की जानकारी हंसडीहा पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद तुरंत सहायक अवर निरीक्षक राजेश पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना पर एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और घायल महिला को उठाकर इलाज के लिए सरैया हाट पहुंचाया गया। अब बात अगली खबर की। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों ने धरना दिया है। आपको बता दें कि मुआवजे को लेकर सभी एमएलए को चेतावनी पत्र देना मकसद था इन किसानों का। मोगा और बाघा पुराना में भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पंजाब में किसान यूनियन लाखोवाल और कादिया और कीर्ति किसान यूनियन की ओर से पंजाब के सभी एमएलए के घरों के बाहर ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं किसानों की मांग है कि बाढ़ पीड़ितों को भी अभी तक कोई मदद नहीं दी गई है। सामाजिक संस्थाएं और संगठन तो सहायता कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई मदद नहीं की गई है। साथ ही किसानों ने कहा कि हमारा आज का यह संघर्ष बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा है। अगर सरकार ने जल्द ही बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं की तो हमारा यह संघर्ष तेज हो जाएगा। साथ ही किसानों ने कहा कि जब तक एमएलए खुद चेतावनी पत्र नहीं लेने आते तब तक हमारा यह धरना जारी रहेगा। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਘਰ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੀੜਤ ਆ। देखो जी, पिछले जो हड़ां दी मार नूं प्रभावित जिन्ना एरिया होया उहदे संबंध दे विच साडे एसकेएम ने मीटिंग कीती सी। एसकेएम दा फैसला है भी सारे पंजाब दे जिन्ने 117 विधान सभा एमएलए आ, जिन्ने 92 एमएलए आम पार्टी दे आ, भाजपा दे आ, जिन्ने एमपी आ जां राज सभा मैंबर आ, उन्हां नूं असीं चेतावनी पत्र अज देने सीगे भी चेतावनी पत्र सानूं एसकेएम दा हुक्म सीगा भी खुद ते खुद एमएलए नूं ही देना है पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ भाजपा दे और आप दे एमएलए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ ਅੱਜ। ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੱਜ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇਹਦੇ घरे शुरू करता तो चलूगा। खबरों की अगली खबर का जिला गुरदासपुर के आसपास के गांव बाढ़ग्रस्त होने के कारण हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कई लोग बेघर तथा कईयों को अपना सब कुछ गंवाना पड़ा है। इन्हीं सभी प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए दीनानगर के प्रसिद्ध समाज सेवक एवं नगर काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट बाबा प्रवीण जी ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया है। बाबा प्रवीण जी के अनुसार दीनानगर क्षेत्र के सभी लोगों का भला चाहना ही उनके जीवन का मंतव्य है। इस हवन यज्ञ के द्वारा उन्होंने क्षेत्रवासियों पर आई पानी रूपी प्राकृतिक आपदा से जल्द छुटकारा दिलवाने के लिए भगवान से प्रार्थना की है। वहीं उनके शिष्य बाबा ममता जी ने भी क्षेत्रवासियों के दुख की घड़ी में साथ खड़े होने की बात कही है तथा बताया गया है कि किन्नर समाज बाबा प्रवीण जी की रहनुमाई में जल्द ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए समुचित सामग्री लेकर पहुंचेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम और सबको सलाम। मैं प्रवीण बाबा जी, वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कौंसिल दीनानगर, वार्ड नंबर 15 MC। आप सभी ਨੂੰ नमस्कार करनी है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਵਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਈ ਦੀ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, हिमाचल के अंदर देखो कितनी नुकसान हो रहा है। बात अगली खबर की खबर कांकेर से है, जहां बारिश ने सरकार के दावे की पोल खोल कर रख दी है। बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं जिसके चलते गर्भवती महिला भी अस्पताल नहीं पहुंच पाई। बता दें कि बाढ़ के चलते समय पर महतारी एक्सप्रेस गर्भवती महिला के पास नहीं पहुंच पाई। आपको बता दें जिसके चलते गर्भवती महिला का गांव में ही कराया गया प्रसव। इतना ही नहीं, कई सालों से लगातार ग्रामीण पुल की मांग करते आ रहे हैं, जहां बारिश की वजह से सड़कें भी कीचड़ से भर जाती हैं, जिसके चलते ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। पूरा मामला पखांजूर तहसील का नहगिदा गांव का बताया जा रहा है। फोटो खींच दे। अगली खबर का मंडला में बीजा डांडी थाना क्षेत्र के ग्राम भवेरा में देर रात्रि को बाइक से नदी पार करते वक्त झामल नदी के तेज बहाव में 3 लोग बह गए। आपको बता दें, जानकारी मिलते ही मौके पर SDRF की टीम मौके पर सर्चिंग पर पहुंची। बताया गया कि रात्रि को नदी पार करते समय बाइक सवार बह गया, जिसमें एक महिला को रात्रि में नदी से सुरक्षित निकाला गया। एक पुरुष का भी शव मिला है। मृतक की पहचान किशनलाल भावेदी उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है और एक लड़की लापता है। SDRF द्वारा रेस्क्यू सर्चिंग लगातार की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडला जिले में वन प्राणी के हमले की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में एक दिन पहले टाइगर के हमले से एक घायल ग्रामीण की मौत हुई है। जिले के मोती नाला रेंज अंतर्गत ग्राम वदवार के खेत में भालू ने ग्रामीण को घायल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुलाब सिंह पिता परम सुख उम्र 48 वर्ष खेत गया हुआ था। इसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। गुलाब सिंह ने भागकर अपनी जान बचाई। घायल को बिछिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद
मंडला जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल घायल गुलाब का इलाज जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडला के भीम डोंगरी गांव में जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने पिता के साथ मिलकर चाची की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार थाना मोती नाला में सूचना मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है। अब बात अगली खबर की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का मंडला में आगमन हुआ, जहां रेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं लोधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने उनका स्वागत किया है। उमा भारती ने कहा कि आज की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाने में मर्यादाएं लांघी जा रही हैं। मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूं कि कांग्रेस आरोप लगाए और भाजपा उसका जवाब दे, लेकिन इस आरोप और प्रत्यारोप में कोई मर्यादा न लांघे। व्यवस्था करवाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, उमा दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके सवाल को ये मानूंगी कि मैं इसमें सहमति दूंगी और मैं चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के चुनाव में भी भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्ष के कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में भी एक दूसरे के आदर का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब चुनाव हुआ था 2003 का, तो दिग्विजय सिंह को मैं दादा भाई कहती रही और दिग्विजय सिंह जी मुझे छोटी बहन कहती रही। एक बार गलती से उन्होंने मुझ पर एक रिमार्क कर दिया तो उनको बहुत पश्चाताप हुआ और उन्हें खुलेआम माफी मांगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये लड़ाई मुद्दों पर होनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोपों पर नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बल्कि मैं इसको इसके साथ अपनी सहमति जताऊंगी और मैं आपको माध्यम बना करके कहूंगी भाजपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता, यद्यपि भाजपा के कार्यकर्ता अपने संयम के लिए जाने जाते हैं। देश की बात में अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है। आपको बता दें, समाधान दिवस को लेकर निकाली गई है अनूठी पहल। बार बार शिकायत को लेकर निकाला गया समाधान। डीएमओ एसपी ने की है एक अनूठी पहल की शुरुआत। शिकायत के मामले को संयुक्त टीम करेगी निस्तारण। तो डीएम व एसपी ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। आपको बता दें, शिकायत के मामले को संयुक्त टीम के द्वारा निस्तारित किया जाएगा। तो चंदौली से यह अहम खबर समाधान दिवस को लेकर एक अनूठी पहल सामने आई है। डीएम और एसपी ने यह अनूठी पहल शुरुआत की है। बार बार शिकायत को लेकर यह समाधान निकाला गया है। डीएम और एसपी ने यह अनूठी पहल की शुरुआत की है। चंदौली से अहम खबर, शिकायत के मामले को संयुक्त टीम करेगी निस्तारित। चंदौली से यह अहम खबर समाधान दिवस को लेकर यह अनूठी पहल सामने आई है। बार बार शिकायत को लेकर निकाला गया ये समाधान, जिसमें डीएम और एसपी ने ये अनूठी पहल की शुरुआत की है। शिकायत के मामले को संयुक्त टीम निस्तारित करेगी। परमानेंट सोल्यूशन देने का हमारा प्रयास होना चाहिए। अगर आपको देखिए, आज हम और कप्तान साहब यहाँ तहसील सकलडीहा में आए हैं और एक नई पहल हम लोगों ने पिछले कुछ तहसील दिवस से शुरू की है, जिसमें जो बार बार शिकायत लेकर व्यक्ति आते हैं उनको एक व्यक्तिगत तौर पर समय दिया जाए, उनकी समस्या का हल क्या हो सकता है इसको निकालने का प्रयास किया जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर दो तरह से विभाजन किया है शिकायतकर्ताओं का, जो पहली बार आए हैं और जो दूसरे बार या उससे अधिक आए हैं। उन लोगों को हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर सुना, उसका जो सोल्यूशन निकलना है, चाहे वो हमारे संयुक्त टीम के द्वारा होना है या उसमें कोई आदेश कोर्ट से होना है, हमारे राजस्व न्यायालय से होना है, जिस भी प्रकार का उसका समाधान हो सकता है उसको करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है। ब्रिटिश काल के पुलिस चौकी पर दबंगों का कब्जा सामने आया है। आपको बता दें, अमृतपुर कस्बे में ब्रिटिश काल में बनी थी
यह पुलिस चौकी जिस पर दबंगों ने कब्जा किया 1982 में थाना अमृतपुर के निर्माण के बाद हो गई थी ये चौकी बंद। तहसील दिवस में दबंगों के कब्जे की शिकायत की गई। शिकायत मिलने पर डीएम एसपी ने निरीक्षण किया। एसपी विकास कुमार ने कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। कब्जा हटाने के बाद जल्द चौकी का निर्माण होगा। मामला थाना अमृतपुर कस्बे का है। अब बात अगली अहम खबर की। कहते हैं शिक्षा से घर में रोशनी आती है और बिना शिक्षा इंसान पशु समान होता है। इसी शिक्षा रूपी रोशनी लेने छात्र तो जा रहे हैं स्कूल, लेकिन उनमें हमेशा किसी अनहोनी का भय बना रहता है। मामला बस्ती जनपद का है, जहां एक ऐसा विद्यालय है जो शिक्षा की अलख तो जगा रहा है, लेकिन यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के साथ ही शिक्षा की अलख जगाने वाले गुरु भी हमेशा डरे सहमे रहते हैं और छुट्टी के बाद जब घर जाते हैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कारण विद्यालय का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि कब कौन सी अनहोनी हो जाए कहना मुश्किल है। अब यहाँ पढ़ने वाले छात्रों और पढ़ाने वाले अध्यापकों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़ाई की जाए या जान बचाई जाए, और यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र की जिंदगी हमेशा जोखिम में बनी रहती है। यही नहीं, विद्यालय किराए की जमीन में भी संचालित हो रहा है, जिसमें न तो शौचालय की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है और न ही बिजली की व्यवस्था है। बताइए कैसा स्कूल है ये। ये 1922 का स्कूल है। तकरीबन 100 साल हो गया इस स्कूल को, और जिस कंडीशन में पहले था आज भी उसी कंडीशन में है। हर साल जो है कुछ पैसे से मरम्मत करवा करके किसी तरह जो है विद्यालय यहाँ संचालित है, उसको जीवित रखा गया है। और कई मरतबा इसके जर्जर के बारे में सूचना दी गई आला अधिकारियों को, लेकिन जो है कोई जो है बहुत अच्छी सुनवाई नहीं हो पाई है। और यहाँ मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे शौचालय है और बिजली है, ये सब जो है सारी सुविधाओं में से कोई सुविधा नहीं है, जिससे आए दिन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत कठिनाई होती है शिक्षण कार्य करने में। नहीं, उसके बारे में भी वो भी किराए के मकान में ही चल रहा है और वो पुराना हो चुका है। तो जर्जर भवन की अभी हम 169 जर्जर भवन को हम ध्वस्तीकरण पे कर रहे हैं, और इसके अलावा जो नए भवन बनेंगे वहाँ पर उसको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर माना जाए तो वहाँ का जो विद्यालय है वो बद से बदतर हो रखा है पूर्ण तरीके से, इसीलिए वहाँ के बच्चों को हम मतलब उस टेम्पररी शिफ्ट करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे, कि जो सबसे नज़दीकी कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, तब वहाँ पे बच्चे पढ़ें। क्योंकि बिल्डिंग वो किराए का ज़मीन है, ज़मीन हमारी नहीं है, नहीं तो हम वहाँ पे नए प्रस्ताव भी भेज देते। तो वहाँ बच्चों को शिफ्ट करना ही हमारे लिए एक ऑप्शन उपलब्ध है। अब बात अगली खबर की। बागपत सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बागपत डीएम और एसपी को निशाने पर लिया है। आपको बता दें, बागपत में सेना भर्ती नहीं होने पर डीएम और एसपी को ठहरा है जिम्मेदार। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि डीएम और एसपी व्यवस्था नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि डीएम और एसपी ने शासन को पर्याप्त इंतजाम नहीं होने का पत्र लिखा है। बड़ी मुश्किल से बागपत को सेना भर्ती का सेंटर मिला था, लेकिन दोनों अफसरों की लापरवाही से बागपत में अब सेना भर्ती नहीं हो पाएगी। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये आरोप लगाए हैं। डीएम और एसपी पर आरोप के साथ ही सांसद सत्यपाल सिंह ने बड़ौद के दिगंबर जैन कॉलेज में लगने वाले रोजगार मेले में अधिक से अधिक युवाओं के पहुंचने की भी अपील की है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा है कि इस रोजगार मेले में छोटी बड़ी कंपनियां सहित कुल 27 कंपनियां आ रही हैं, जिनमें करीब 3000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। फिर बोलने लगे सर आप ऐसा करवा दो, केवल बागपत की भर्ती करवा दो। ऐसे क्या खोज वाले कैसे लोग आएंगे? फिर बोलने लगे सर आप ऐसा करवा दो, केवल बागपत की भर्ती करवा दो।
तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।